के लोगों को, क्योंकि कहा जाता है कि एक बुक है डॉक्टर अब्दुल कदीर की, अगर आपके पास टाइम हो पेपर्स के बाद तो फिर पढ़ना, कि उस बुक में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन या डेवलपमेंट हुई है वो इस तरह से हुई है कि किसी एक शहर में आपको बहुत सारे 5 स्टार होटल्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन आपको वहाँ पे जो है वो भीख मांगने वाले भी मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे जो सड़क पे सोते होंगे, जिनके पास शेल्टर भी नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान में डाइवर्सिटी इस लिहाज से भी बहुत है कि अगर एक बंदा है बहुत अमीर है तो आपको उसी से के साथ एक और बंदा भी मिलेगा जो बहुत गरीब हो, जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता होगा। तो इसलिए ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है कि पाकिस्तान में की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है इस लिहाज से। तो जो सबसे पहले है, अब इसमें देखो कि आज़ादी के वक्त 1947 में इस सूरत हाल कुछ स्टेबल थी। स्टेबल इसलिए थी कि जहाँ के जो लोग थे वो जो बनाते थे, जो बोते थे, वो खुद ही खाते थे, उनके ऊपर कोई कब्जा करने वाला, कोई हुक्मरानी करने वाले जो पहले अंग्रेज़ थे वो जा चुके थे। अब जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला था वो सिर्फ जो था वो मुहाजिरीन की रिहैबिलिटेशन का मसला था, कि मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला था, उनको बस सेटल करना था। उसके अलावा कोई बड़े फाइनेंशियल इस तरह के इशू नहीं थे। तो इसलिए कुछ 2-4 साल जो हैं लोग जो यहाँ के थे, जो नेटिव्स थे इन एरियाज़ के, वो नहीं जो माइग्रेंट्स थे, जो यहाँ के नेटिव्स थे, वो फाइनेंशली और इस तरह से सेल्फ सफिशेंट हो गए, उनकी क्रॉप्स कि वो जितना खाते थे वो खुद, जितना बोते थे वो खुद खा लेते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ 1953 में, ये बहुत ज़्यादा माइलस्टोन इवेंट है, या एक जैसे कह लो कि हार्किंग बैक की तरफ चला जाता है। हुआ ये था कि 1953 में, जैसे कुछ साल पहले, जैसे कुछ महीने पहले पाकिस्तान में आटे चीनी का बहरान आया, इसी तरह 1953 में आटा चीनी का बहरान आया, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने ये स्टोर करना शुरू कर दिया था, और जब मार्केट में चीनी और आटे की कमी हुई थी तो उन्होंने ज़्यादा महंगी चीज़ करके बेचना शुरू कर दिया था। और इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल थे इस सारी करप्शन में। तो जो यहाँ की पाकिस्तान के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हुई, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जैसे वेस्टर्न पंजाब और पाकिस्तान का साउदर्न पंजाब, जहाँ से सिंध शुरू होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कहत पड़ गया था और जो लोग हैं वो भूख की तरफ जाना शुरू हो गए थे। फिर 1999 में पाकिस्तान को 4 मिलियन टन गंदम और दरामद करनी पड़ी, जबकि 1995-96 में शदीद ग़िज़ाई बहरान का सामना करना पड़ा, और इस तरह की ग़िज़ाई किल्लत का सामना 2008 में भी करना पड़ा। कि देखो कि 1995 में 1996 में पाकिस्तान जो है ऑलरेडी बहरान में है, पाकिस्तान के पास पहले से ही पैसे नहीं है, पहले से ही क्रॉप्स इतने नहीं है कि जहाँ के लोगों की भूख को मिटा सकें, लेकिन फिर भी इनको क्या करना पड़ा कि 1999 में इनको दरामद करनी पड़ी। फिर इसी तरह का जो सामना है 2008 में हुआ, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ और पीसीपी का जो है वो गवर्नमेंट शुरू हुई, तो पाकिस्तान में तब भी ग़िज़ाई किल्लत हुई। फिर 2012 और 2013 के दौरान जब इलेक्शन होने थे पाकिस्तान में, उन दिनों में भी दोबारा से कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल तरीके से किल्लत की गई ताकि जो है इलेक्शन जीते जाएं, क्योंकि ये रगिंग में ही आता है ना, रिगिंग में। इसी तरह ये कहते हैं कि 2018 में भी ऐसे ही हुआ कि जब इलेक्शन होने थे पीटीआई की गवर्नमेंट ने ऐसे किया। इसी तरह 2013 में पीएमएल की गवर्नमेंट ने जो है उसके साथ कोलैबोरेट करके लोगों के साथ जो कुछ भी रिगिंग करके इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने किल्लत करवाई, और पीटीपी ने 2008 में करवाई। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती रही हैं अपने अपने मफाद के लिए उन्होंने ये काम किए, तो पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान जो एक स्मूथ वे में चल रहा था, ज़्यादा नहीं कमा रहा था, लेकिन प्रॉपर वे में इतना सफिशेंट था कि वो अपने लोगों को खिला सके, वो कम होना शुरू हो गया, और यहाँ पे पॉवर्टी की तादाद बढ़ने लगी, और अब इतनी बढ़ चुकी है कि आप सिंध के एरियाज़ में देखो, वहाँ पे अंडर नरिश्ड बच्चों को देखो कि वो बेचारे बच्चे जिनको जो है वो एक पानी पीने के लिए तरसते हैं, साफ़ पानी के लिए, तो वहाँ की जो सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई। मतलब लाहौर वगैरह के इन एरियाज़ में ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं उन लोगों को मसाइल हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को मसाइल नहीं है। मतलब वो ये हालत नहीं हुई है कि आप लोगों को खाना ही ना मिले, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो महीनों जो हैं वो पानी के लिए तरसते रहते हैं, मतलब महीनों वो इंतज़ार करते रहते हैं कि प्रॉपर वे उनको मिलेगा, प्रॉपर तरीके से वो पानी और खाना खा सकेंगे। तो ये मसाइल हैं। अब देखो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ की जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है, वो ज़राअत करती है वो, जिसकी 60.0% आबादी देहात में रहती है, और 40% जो एरियाज़ हैं वो जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। अब उन अर्बन एरियाज़ में भी कुछ 5-10% ऐसे हैं जो गाँव से मुंसलिक होते हैं, और वो जो शहरों में रहते भी हैं लेकिन उनका जो बाकायदा बिजनेस होता है वो गांव में ही होता है, वो ज़मीनों से ही पैसे हासिल करते हैं, वो शहरों में वगैरह में नौकरियां नहीं करते हैं, कोई बिजनेस और नहीं करते हैं।
तो इसी तरह पाकिस्तान की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ 70% तक जो आबादी है वो पाकिस्तान की ज़राअत पे मुश्तमिल है। और अगर ज़राअत पे कोई इस तरह के कोई जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है तो इस तरह जो आबादी की जो बाकी जो स्मूथनेस है जो उसकी वो उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अब पाकिस्तान के ज़राई शुबे को दरकार मसाइल कौन से हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को जो सबसे पहला मसला था जो 1947 से स्टार्ट हो गया था कि वह इसको पानी का मसला था। पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे कि सिंध का और मुल्तान वाली साइड से आगे पंजाब का एरिया, यहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं। अब बारिश ना हो जहाँ पे, इसका मतलब है वहाँ पे कोई आप कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए कि कोई आर्टिफिशियल तरीका हो पानी का जिससे आप जो हो वो पानी अपनी जो फसलों को इरीगेट कर सको। तो नहरें तो थी, बनाई गई और दरिया के भी थे, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नहीं था, कुछ और करने की ज़रूरत थी। और फर्दर जो और वो करना था वो सबसे पहले किया गया रिफॉर्म्स के ज़रिए। रिफॉर्म्स होती हैं जब आप जो हो इंट्रोड्यूस कोई लॉज बनाना शुरू करते हो एग्रीकल्चर के हवाले से। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं सबसे पहले 1959 में अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब जब इसने इंट्रोड्यूस करवाई तो उसके बाद ये हुआ था कि कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई थी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं थी। वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज थे जो इसने चुने थे बेहतरी के लिए। तो अब पाकिस्तान में आज़ादी के बाद 1958 तक ज़राई शोबे को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन 1929 में यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, इन रिफॉर्म्स में था कि फार्मर्स की लग्जरी के लिए, उनकी जो है वो बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ। फार्मर्स को एग्री किया जाए कि वो अपनी ज़राअत को करते रहें, वो छोड़ के कोई और काम ना पकड़ लें। उनको मोटिवेट करते रहें, उनको उनको दिखाया जाए कि इसमें फ़ायदा है तुम लोगों को, तो ये ना छोड़ो। अब इसमें उसके अलावा जो सीम और थूर का जो शिकार होने वाली कुछ जो ज़मीनें थी वो बंजर हो चुकी थी। अब उनको ये भी एक मसला था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया। अब पैदावार में इजाफा सिर्फ 1.3% था, जबकि आबादी बढ़ने की जो तादाद थी वो 2.6% हो चुकी थी। अब क्या था कि फसलें तो काम कर रही थी, फसलों पे अद्वियात का भी इस्तेमाल किया गया, लोग फार्मर्स को प्रमोट भी किया गया, उनको मोटिवेट भी किया गया कि वो काम करें, उनको कर्जे भी देना शुरू किए गए, कुछ जो है वो मेजर लेवल्स पे, ये कुछ कम जो है वो स्पेसिफिक लेवल्स पे। लेकिन क्या था कि उस वक्त आबादी की तादाद बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रही थी और इसकी जो रेशो था वो 2.6% था और हमारी जो ग़िज़ाई अजनास है उसकी पैदावार थी 1.3%, मतलब हाफ थी। अब ज़रूरत पेश होगी कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे और जितने पैसे थे वो डिफेंस पे खर्च हो जाते थे। तो अब ज़रूरत थी कि यहाँ के लोगों को खिलाने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवाई जाएँ, बाहर से खाना मंगवाया जाए, बाहर से अजनास मंगवाई जाएँ। 1960 और 70 के अशरे में ज़राई शोबे की तरफ तवज्जो दी गई, जिससे ग़िज़ाई अजनास में 27% इजाफा हुआ। मतलब उसमें जो इम्प्रूवमेंट नज़र आई वो थी 27%। इस अशरे के दौरान आबादी की शरह अफजाइश भी 3% से ज़ायद रही और आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। अब इस वक्त 2016 का ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी हर साल 37.0% लाख अफराद का इजाफा हो रहा है, मतलब इतनी स्पीड से बढ़ रही है। लेकिन उसके मुकाबले में हमें जो हमारी क्रॉप्स हैं वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही हैं, इतनी ज़्यादा स्पीडी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान में ट्रेडिशनल तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है और जो कल्टीवेशन और इरिगेशन करने के लिए। उससे होता क्या है कि आप मेहनत भी ज़्यादा करते हो, आपके वसाइल भी ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन आपको जो है वो मिनिमम या बहुत थोड़ा आपको उसके बदले में प्रोडक्ट मिलता है। पाकिस्तान के ज़राअत का इन्हसार बारिशों की मिक़दार पे है, जैसे पहले बताया, पानी की दरियाए पानी पर है, नहरी पानी पे है, मानसून की बारिशें हैं और ख़त इस्तवा के जो बारिशों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो बारिशें हैं वो 12 महीने नहीं होती हैं, कुछ एरियाज़ में स्पेसिफिकली बारिशें होती हैं, कुछ 1-2 महीना चलती हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो पानी जो है इसके लिए चाहिए होता है कि हमें एक, पहले भी हम बता चुके हैं किसी चैप्टर में कि रिजर्वर्स या ऐसे जो है पानी को स्टोर करने के लिए तरीके बनाए गए कि पहले ट्रेडिशनल तरीका तालाब था, उसके बाद उसको रिजर्वर्स में बदला गया, डैम्स बनाए गए। डैम के अब 2 फ़ायदे होने लगे कि एक से तो उसके जो प्रेशर से, पानी के प्रेशर से बिजली बनने लगी और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि वो जो इकट्ठा हुआ पानी था, जो इतने टन जो पानी, हज़ारों टन पानी इकट्ठा किया जाता वो इर्द गिर्द की फसलों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो फसलें सैराब हो सकें।
हमारे मुल्क के किसान ज़राई तरबियत याफ्ता नहीं थे। एक ये भी मसला था कि पाकिस्तान में हम कहने को तो हम ज़राई मुल्क हैं, हमारा जो है हमारी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है, लेकिन हम फॉर्मली ट्रेंड नहीं हैं ज़राअत करने के। आज भी देखो गांव वाले एरियाज़ में देखोगे फार्मर जो हैं वो अपने वही ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करते हैं, जैसे जैसे उनके बाप दादा करते थे कि इस महीने में ये फसल ग्रो करेंगे, ये करेंगे। कोई ये कोशिश नहीं करता है कि अपनी ज़मीन की पहले जांच करवा ले, पहले उसको चेक करवा ले कि उसकी ज़मीन के पे जो है वो किस लेवल की है, उसमें वो कितनी फर्टाइल है, कितनी नहीं है, कौन सी खाद यूज़ करनी चाहिए, कौन सी क्रॉप्स लगानी चाहिए या कितना पानी देना चाहिए। आज भी चेक नहीं करवाते हैं, हालांकि सेंटर्स मुख्तलिफ एरियाज़ में बन चुके हैं जहाँ पे आप अपनी ज़मीन को चेक करवा सकते हो सैंपल्स ले जाके, लेकिन आज भी बहुत मिनिमम लोग हैं जो चेक करवाते हैं। और दूसरा ये कि तरबियत याफ्ता इस लिहाज से नहीं है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कॉम्बिनेशन कैसे करना है। होता क्या है कि आप एक एक कुछ भी लगाते हो एक फसल, तो आप एक फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में दो फसलें लगा लो। आप ना तो लेयर फार्मिंग का पता है ना जो है वो एयर फार्मिंग का। जो एयर फार्मिंग होती है जो शाखों से ही उनको प्रोसेसिंग के बाद उनको बदला जाता है दरख्त में, मतलब शाखें ही इस तरह से प्रोसेस की जाती हैं कि उनको डायरेक्टली ज़मीन में बो दिया जाता है और वो कुछ दिनों तक दरख्त बन जाते हैं। तो वो भी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि बीज लगाते हैं और हम वही ट्रेडिशनल पुराने तरीके यूज़ करते हैं, जिससे हमें नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। और सबसे अहम जो है बहुत सारे एरियाज़ में लेयर फार्मिंग अब शुरू हुई है, जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने बहुत साल पहले शुरू कर दी थी और हमने कुछ सालों से अभी स्टार्ट की है। उसके बाद ये है कि हम जो कुछ ये एरियाज़ हैं स्पेसिफिकली, अब मैं आपको शायद ये मुझे मैप सही से नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं आपको बताती कि उस मैप में ये बताया जाता है, मैंने एक बार देखा था, उसमें ये भी बताया गया कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कौन कौन सी अहम फसलें होती हैं। अब जैसे जैसे ये हमारे वाला एरिया है, ये जहाँ पे हम फैज़पुर और उसके इर्द गिर्द का एरिया, यहाँ पे गंदम वगैरह भी लोग काश्त करते हैं, लेकिन साथ साथ फ्रूट और फल भी काश्त करते हैं। तो उससे मतलब ये और लेयर फार्मिंग भी होती है, उससे उससे होता क्या है कि एट ए टाइम पे वो उनका साइकिल बन जाता है, वो 12 महीने उनके घर में आमदन आती रहती है, उनके घर में पैसा आता रहता है, मतलब जो फार्मर्स होते हैं। लेकिन जो आप दूसरे एरियाज़ की तरफ जाओ, आप थोड़े से दूर एरियाज़ में आप ननकाना की तरफ या आगे बाकी जो एरियाज़ की तरफ जाओ, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ गंदम ही काश्त होती है या चावल काश्त होता है। वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ऐसी कोई काश्त नहीं होती है। तो उससे क्या होता है कि उनके घर में पैसे हर 6 महीने बाद आते हैं। तो उसी तरह उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो असरअंदाज होती है, और जब वो असरअंदाज होती है तो इंसान की जो साइकिल होता है वो जैसे मतलब अब इंसान की सर्वाइवल ऐसे है ना कि वो अब दुनिया के साथ उसने रेस भी लगानी है। तो अब रेस वो इसी तरह से लगा सकता है ना कि अगर जो वो कमा रहा है, जो वो बीज बो रहा है, वो उसके साथ प्रॉपर्ली उससे फ़ायदा भी उठा रहा है। अब उनके पास ज़मीनें जो हैं, यहाँ के एरिया लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के पास जो थोड़े दूर के इलाके हैं, मुरब्बे या बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, मतलब उनको मुरब्बा शायद कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उतना फ़ायदा नहीं ले रहे होते हैं। तो ये जो हमारी नेग्लिजेंस है कि हम उस फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी ज़मीनें हैं हम उनसे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अब ये है कि उस मसाइल के लिए पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया। पाकिस्तान ने फैसलाबाद में एक ज़राई यूनिवर्सिटी बनाई। अब उस ज़राई यूनिवर्सिटी का काम था, इसने लोगों को जो है वो एडमिशन देना शुरू कर दिया और लोगों ने ज़राअत को एज आ प्रोफेशन जो है अपनाना शुरू कर दिया और एज आ जो है मेजर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने का जो है वो फ़ायदा ये हुआ कि फर्दर लेबॉर्ट्रीज़ बनाई गई, मतलब हर शहर में आपको लेबॉर्ट्री नज़र आएगी ज़राअत की, जहाँ पे जो है फसलों, जहाँ पे बीज की भी जांच होती है, ज़मीन की भी जांच होती है, और उससे रिलेटेड जो बाकी सारे रिलेटेड जो एफिलिएटेड चीज़ें हैं, जैसे खाद वगैरह के कौन सी यूज़ करनी कौन सी नहीं, उसकी भी जांच होती है। अब देखो कि ज़राअत को दरपेश मसाइल का हल और ग़ज़ाई खुद कफ़ालत के पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसको कौन से मसाइल हैं। उन मसाइल को सबसे पहले हमने बता दिया है कि पाकिस्तान में एक तो पानी का मसला है, दूसरा ये है कि यहाँ के जो लोग ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, तीसरा ये है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पर टेक्निकल जो है वो गाइडेंस नहीं दी जाती, अगर दी भी जाती है तो लोग उसको नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि लोग सही से अपनी ज़मीनों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ये भी एक मसला है पाकिस्तान का।
फिर उसके अलावा मसला ये है कि लोग जो हैं वो उन्होंने उनका जो मतलब उनका जो ट्रस्ट है ज़मीन से, मतलब जो उनकी वो पहले लोग समझते थे कि ज़मीन सब कुछ है, उन्होंने वो छोड़ दिया और ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ लिए हैं लाइवलीहुड के, मतलब पैसा कमाने के। उन्होंने बस ज़मीन को ऐसे नॉमिनल रखा है पास, बाकी ज़रिए उन्होंने और ढूंढ लिए हैं, चाहे वो ज़्यादा पढ़ गए हैं, उन्होंने जॉब्स जो मतलब ज़्यादा तादाद में लोग पढ़ गए हैं, उन्होंने जॉब्स वगैरह करना शुरू कर दिए हैं और ज़मीन को जो उन्होंने पसे पुश डाल दिया है। एक ये भी मसला है पाकिस्तान का। उसके अलावा आप वैसे अपने इस सवाल को आप अपने घर के एक्सपेरिमेंट से भी, घर के एक्सपीरियंस से भी सॉल्व कर सकते हो कि आप सब एरियाज़ में आपकी जो ये इलाका जहाँ पे रहते हैं सेमी रूरल है, सेमी अर्बन है, यहाँ पे टाउन्स भी बने हुए हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द गाँव भी हैं, तो आप जो गाँव के लोग हैं अपने गाँव का एक्सपीरियंस बता सकते हैं और जो इन टाउन्स में रहते हैं कहीं ना कहीं से शिफ्ट होकर आए हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो आप इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आपने स्टैटिस्टिक का डालना है कि इतने लोग यहाँ पे ये जो है वो पाकिस्तान में इस चीज़ का शिकार हैं या इतने लोग ये वाली फसल काश्त करते हैं, सब बस आपने वो सही लिखना है। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे जो मसाइल हैं वो पानी का मसला है, सबसे पहले बता दिया है। उसके बाद मशीनरी नहीं है, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनरी है वो नहीं है हमारे पास, हम वही जो है वो पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे गंदम और चावल को की काश्त को प्रेफर किया जाता है, हालांकि वो ये चावल है या कपास ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पानी ले जाती हैं, इतना पानी ले जाते हैं कि उस उतने पानी में 3 और फसलें काश्त हो सकती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि चावल ही काश्त करते हैं तो पानी ज़्यादा यूज़ हो जाता है और उससे ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी मुतासिर होती है। और उसके अलावा जो खादों का भी हमें कोई पता नहीं है कि हमें कोई टेक्निकल असिस्टेंस ही नहीं है, हम होता असल में ये है कि एक बंदा एक खाद लाया उसको उस फसल में से फ़ायदा हुआ, पूरा का पूरा गांव उसके पीछे लग जाता है, वो हर फसल के लिए वही खाद यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मतलब बगैर जाने कि उनकी जो फसल है वो किस नौयत की है, उनकी ज़मीन किस नौयत की है। उसके बाद है कि हाँ, फिर ये बताया हुआ कि पाकिस्तान का जो किसान है वो मेहनती ज़रूर है लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ है, जो एक बहुत बड़ा जो एक लैक ऑफ जो कह सकते हो कि एक नेग्लिजेंस बन जाता है। अब उसके बाद इसके कुछ सवालात हैं, वो ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं कि अब इसके सवाल देखो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त क्या पाकिस्तान ग़िज़ाई ज़रूरियात में ख़ुद कफ़ील था। आप इसमें जो है वो आप इसे क्लियरली ये नहीं कह सकते हो कि वो ख़ुद कफ़ील था। ख़ुद कफ़ील वो इस लिहाज से था कि जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के नेटिव्स थे, जो माइग्रेंट्स नहीं थे, वो जो फसलें काश्त करते थे वो खुद ही खाते थे, उनसे कोई छीनने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ के जो माइग्रेंट्स थे, जो इंडिया से लखनऊ वाले साइड से या जो पंजाब के जो वेस्ट पंजाब इंडिया वाले पंजाब से आए थे, उन लोगों के पास रहने को भी छत नहीं थी। तो वो जो थे लोग वो खुद कफ़ील नहीं थे, उन्होंने प्रेफर किया कि जो जहाँ के लोग थे उनके सर्वेंट्स बनना। हो सकता है कि वो अपने एरियाज़ में वहाँ के खुद वो चौधरी हों, लेकिन यहाँ पर उनको सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनको सर्वेंट्स ही बनना पड़ा, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अब दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान की कितने फ़ीसद आबाद जो अफरादी क़ुव्वत है ज़रूरी शोबे से वाबस्ता है। डायरेक्टली 60% है, लेकिन इनडायरेक्टली 70% है। लेकिन इस बुक में 60% 70% इस लिहाज से कि जो लोग शहरों में भी रहते हैं वो भी कनेक्टेड हैं अपने रूरल एरिया से और अपने एग्रीकल्चर से, उन्होंने भी अपने इलाकों को छोड़ा नहीं है। हालांकि चाहे वो लाहौर में रहते हैं, लेकिन अगर उनका गाँव बहावलपुर के साथ कोई गाँव है तो वो फिर भी वो कनेक्टेड हैं उसके साथ, उनकी ज़मीनें हैं वहाँ पर। अब पाकिस्तान का ज़ेरे काश्त रकबा कितने मिलियन एकड़ है और इसमें आपाशी कितनी होती है। फिर उसके बाद अब देखोगे कि पाकिस्तान के कितने फ़ीसद किसानों के पास ज़रूरी रकबा 4 एकड़ से कम है, वो भी इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे को दरकार मसाइल कौन से हैं। कि सबसे पहले कि टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे पानी का मसाइल हैं, यहाँ पे जो किसान है वो टेक्निकली अवेयर नहीं है न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से या खाद के हवाले से या अपनी ज़मीन के हवाले से, क्योंकि वो अपनी ज़मीन की भी जाँच नहीं करवाते। पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे को दरकार मसाइल का मुख्तसिर हर तरह। अब इसमें आपने पहले वाले सवाल में बताना है कि इनको मसाइल हैं कौन कौन से, मतलब किस किस लेवल के मसाइल हैं उनको, और दूसरे में बताना है कि आप किस तरीके से उन मसाइल को हल कर सकते हैं, या आप अगर आप किसी पोजीशन पे हो, अगर आप कुछ समझ रखते हो तो आप कैसे इसको हल कर सकते हो। ये इस सवाल इससे डील करता है, या इसमें आप लोगों ने अपनी राय बतानी है। इसमें इसका जवाब जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसमें आप बस आपको बताना है कि आपको क्या समझ आती है। आप इसमें अपने घर का पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, क्योंकि आप भी तो इन्हीं एरिया से हो ना, कहीं बाहर से तो वो नहीं। ठीक है।